नजर आ रहा है सबको? नहीं नजर आ रहा? लाइट्स बंद कर दो, लाइट्स बंद कर दो, नजर आएगा। उठ जाओ वहां से, लाइट्स बंद कर दो। ये आगे वाली सारी बंद कर दो। अब नजर आ रहा है? करो, अब नजर आ रहा है? सो ना जाना, अब जागते ही रहना। ये वाली कहाँ से बंद होती है? उधर से देखो, वहां पे स्विच लगी है, वो लगा हुआ है बटन, उधर से बंद कर। अब हाँ, अब सारे सो जाओ। कल हमने कुछ बातें पढ़ी थी, उनको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। पहले तो इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम को हमने कहा था कि जिस पॉइंट पे क्वांटिटी, डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाती है, वो पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है? इक्विलिब्रियम का पॉइंट। ये किसका कर्व है? सप्लाई का कर्व है। और ये किसका कर्व है? डिमांड का। जिस पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, वो पॉइंट कौन सा कहलाएगा? ये कौन सा पॉइंट है? इक्विलिब्रियम का पॉइंट। और इसके ऊपर प्राइस कौन सी होती है? इक्विलिब्रियम प्राइस। और क्वांटिटी कौन सी होती है? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। फिर हमने पढ़ी थी शिफ्टिंग अगर हो जाए। शिफ्टिंग में सबसे पहले चीज कि अगर डिमांड कर्व राइज कर जाता है और सप्लाई में कोई चेंज नहीं आता, डिमांड राइज कर जाए और सप्लाई में कोई चेंज ना आए, तो क्या होता है? ये डिमांड कर्व राइज कर गया लेकिन सप्लाई में कोई चेंज नहीं आया, तो इससे क्या हुआ? नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया नया इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये नया इक्विलिब्रियम पॉइंट, इसको E1 कहेंगे। अभी भी नजर नहीं आ रहा? अच्छा, ये पता है ग्रीन कलर है, नजर नहीं आ रहा। अब आ रहा है नजर? रुको, मैं थोड़ा सा इसको वो कर लेती हूँ। ये हो गया नया इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, इस पे प्राइस लेवल भी नया, इसको P1 कह दो और इसको क्वांटिटी को Q1 कह दो। अब नजर आ रहा है सबको? ठीक है, Q1 हो गया। क्या हुआ? डिमांड कर्व को जैसे ही हमने राइज किया, प्राइस भी इंक्रीज कर गई और क्वांटिटी भी इंक्रीज कर गई। तो जब भी हम डिमांड को इंक्रीज करवाएंगे और सप्लाई में कोई चेंज नहीं आएगा, तो एज अ रिजल्ट प्राइस भी इंक्रीज कर जाएगी और क्वांटिटी भी इंक्रीज कर जाएगी। आपसे पेपर में वो ये बात पूछेगा, आपसे वो कहेगा कि डिमांड राइज करी है, सप्लाई में कोई चेंज नहीं आएगा, बताओ प्राइस और क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट होगा। वो इस तरह का एमसीक्यूज आपसे पूछेगा। वो कहेगा प्राइस बढ़ जाएगी, क्वांटिटी कम हो जाएगी, दोनों डिक्रीज कर जाएंगे, प्राइस कम हो जाएगी, क्वांटिटी डिक्रीज कर जाएगी, या दोनों इंक्रीज कर जाएंगे। इस तरह वो आपसे एमसीक्यूज पूछेगा पेपर में, ठीक है। फिर हमने दूसरा कर्व क्या बनाया था? दूसरा कर्व हमने बनाया था किस चीज का? कि सप्लाई इंक्रीज कर रही थी। अब हम सप्लाई इंक्रीज को छोड़ दो, डिमांड डिक्रीज करवाते हैं, ठीक है। ये किसका कर्व है? सप्लाई का कर्व है। ये किसका कर्व है? डिमांड का कर्व है। नजर आ रहा है अब? ये पॉइंट कौन सा है? इक्विलिब्रियम का पॉइंट। ये क्या है? इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। जिस पॉइंट पे डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर होंगे, वो पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा बच्चों? इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है। अब हम डिमांड को डिक्रीज करवाने लगे। जब डिमांड कर्व डिक्रीज करेगा, ये डिमांड कर्व डिक्रीज कर गया, ऐसे ही ये डिमांड कर्व जैसे ही डिक्रीज किया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा। ये आ गया नया इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आया है हमारे पास, इसके ऊपर P1 और Q1। एज अ रिजल्ट क्या हुआ? प्राइस भी डिक्रीज कर गई और क्वांटिटी भी डिक्रीज कर गई। जब भी डिमांड डिक्रीज करेगी और सप्लाई में कोई चेंज नहीं आएगा, तो प्राइस भी डिक्रीज कर जाएगी और क्वांटिटी भी डिक्रीज कर जाएगी। क्लियर होगी बात?
समझ आई है सबको? किसी को समझ ना आई हो? अब्दुल रहीम समझ आई है? शहीर आप एब्सेंट थे, आपको समझ आई है? थोड़ी थोड़ी, चलो बाकी भी आ जाएगी। इसके बाद अब सप्लाई को इंक्रीज करवाते हैं। सप्लाई कर्व और ये क्या है हमारे पास? डिमांड कर्व। जिस पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट कौन सा पॉइंट है? इक्विलिब्रियम का पॉइंट। और प्राइस कौन सी है? वो इक्विलिब्रियम प्राइस। और क्वांटिटी कौन सी है? वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। क्लियर होगी बात? अब सप्लाई राइज कर रही है। जैसे ही सप्लाई कर्व राइज करेगा, सप्लाई कर्व राइज करेगा, ये सप्लाई कर्व राइज, सॉरी ये तो डिमांड है, सॉरी सॉरी, ये सप्लाई कर्व राइज कर गया, राइज है ये, आगे को मूव करता है तो राइज होता है, ऐसे ही ना, ये राइज है या फॉल है? राइज है। ये क्या आ गया हमारे पास? नया इक्विलिब्रियम पॉइंट। जब नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आया है, इसको E1 कह दो और इसको P1 कह दो और क्वांटिटी को Q1 कह दो। रिजल्ट क्या हो रहा है? प्राइस डिक्रीज कर रही है, क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है। जब भी सप्लाई कर्व राइज करेगा और डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा, तब क्या होगा? प्राइस डिक्रीज कर जाएगी और क्वांटिटी इंक्रीज कर जाएगी। क्लियर होगी बात? ऐसे हुआ है, प्राइस कम हो गई है और डिमांड क्वांटिटी बढ़ गई है। अब इसके बाद सप्लाई कर्व को हम फॉल करवाते हैं। सप्लाई कर्व और ये डिमांड का कर्व ऐसे, और ये पॉइंट कौन सा है? इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। क्लियर होगी बात? अब सप्लाई कर्व डिक्रीज करेगा। सप्लाई कर्व जैसे ही डिक्रीज करेगा, ये सप्लाई कर्व डिक्रीज कर गया, एक मिनट, ये सप्लाई कर्व डिक्रीज कर गया, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। ठीक है, ये जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है, सप्लाई कर्व कहां गया? दोबारा डिक्रीज करवाते हैं, ऐसे ही कर लो। इसमें से क्या गायब हुआ? ये था डिमांड कर्व और ये आ गया हमारे पास सप्लाई कर्व। ऐसे ही ये आ गया नया इक्विलिब्रियम पॉइंट। ऐसे हुआ, जो ये नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इसे क्या हुआ? प्राइस इंक्रीज कर गई और क्वांटिटी डिक्रीज कर गई। जब भी डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा, सप्लाई डिक्रीज करेगी तो प्राइस इंक्रीज कर जाएगी और क्वांटिटी डिक्रीज कर जाएगी। ये चार चीजें रिलेशन समझ आए हैं? ये अब मैं टेबल बनाने लगी हूँ, देख लो। प्राइस, जब डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा था, डिमांड में कोई चेंज नहीं था और सप्लाई इंक्रीज कर रही थी, तो क्या हो रहा था? प्राइस डिक्रीज कर रही थी और क्वांटिटी इंक्रीज कर रही थी। जब डिमांड में कोई चेंज नहीं था, सप्लाई डिक्रीज कर रही थी, एज अ रिजल्ट प्राइस इंक्रीज कर रही थी और क्वांटिटी डिक्रीज कर रही थी। जब डिमांड इंक्रीज कर रही थी और सप्लाई में कोई चेंज नहीं था, तो प्राइस इंक्रीज कर रही थी और क्वांटिटी भी इंक्रीज कर रही थी। जब डिमांड डिक्रीज कर गई और कोई चेंज नहीं आया सप्लाई में, तो प्राइस भी डिक्रीज कर गई और क्वांटिटी भी डिक्रीज कर गई। क्लियर होगी बात? ये चार रिलेशन हमने अभी तक पढ़े। अब आगे स्टार्ट करते हैं। अब दोनों को मूव करवाना है, सप्लाई को भी और डिमांड को भी, दोनों एक साथ मूव करेंगे मार्केट में। कर दूं ये ऊपर?
हो गया। सप्लाई का और डिमांड का कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब दोनों मूव करेंगे, सप्लाई भी राइज कर रहा है, डिमांड भी राइज कर रही है, दोनों क्या कर रहे हैं? राइज कर रहे हैं। ये डिमांड राइज कर गई ऐसे, और ये सप्लाई राइज कर गई, सेम प्रोपोर्शन से दोनों राइज किए हैं। जितना डिमांड में राइज आया उतना ही सप्लाई में राइज आया। ठीक है, ये आ गया नया इक्विलिब्रियम पॉइंट। जब नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आया तो क्या प्राइस में कोई चेंज आया? सिर्फ क्वांटिटी इंक्रीज की है। तो जब भी डिमांड इंक्रीज करेगी और सप्लाई भी इंक्रीज करेगी तो प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, और क्वांटिटी क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। समझ आ गई बात? जब भी डिमांड और सप्लाई दोनों इंक्रीज करेंगी तो प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, जबकि क्वांटिटी राइज कर जाएगी। इसके बाद सप्लाई और ये डिमांड, ये पॉइंट कौन सा है? ऐसे ही बना, सप्लाई कर्व और ये डिमांड कर्व। ये पॉइंट कौन सा हो गया? इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। पहले दोनों इंक्रीज किए थे, अब दोनों डिक्रीज कर रहे हैं। ये आ गया हमारे पास डिमांड में डिक्रीज, सॉरी हाँ डिमांड में डिक्रीज, और ये किस में आ गया? सप्लाई में डिक्रीज। प्राइस में कोई चेंज आया नहीं, और क्वांटिटी क्या कर गई? डिक्रीज कर गई। तो जब भी सप्लाई डिक्रीज करेगी और डिमांड डिक्रीज करेगी तो प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, जबकि क्वांटिटी डिक्रीज कर जाएगी। क्लियर होगी बात? इस टेबल में लिख लेते हैं। पांचवी बात हमने क्या पढ़ी? डिमांड डिक्रीज की, सप्लाई डिक्रीज की, तो प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, जबकि क्वांटिटी डिक्रीज कर गई। ठीक है, फिर हमने बात पढ़ी कि प्राइस, डिमांड भी इंक्रीज की, सप्लाई भी इंक्रीज की, तो प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, जबकि क्वांटिटी इंक्रीज कर गई। अगला कर्व जो आप लोगों ने बनाना है, आप लोगों ने बनाना है कि डिमांड इंक्रीज कर रही है, सप्लाई डिक्रीज कर रही है। डिमांड इंक्रीज करेगी, सप्लाई डिक्रीज करेगी, तो प्राइस और क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट आएगा। उसके बाद आपने बनाना है कि क्या हुआ, डिमांड डिक्रीज करेगी और सप्लाई इंक्रीज करेगी, तो प्राइस और क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट आएगा, ये आप लोगों ने। ठीक है, उसके बाद क्या बनाना है आपने?
ये जो लिखे हुए हैं ना ये वाले, ये आप लोगों ने यहां से बनाना स्टार्ट करना है, ये 0.7 से। समझ आ रही है? क्या डिमांड इंक्रीज करेगी, सप्लाई डिक्रीज करेगी तो क्या होगा? डिमांड डिक्रीज करेगी, सप्लाई इंक्रीज करेगी तो क्या होगा? उसके बाद डिमांड, बन गए ना सारे पॉसिबल कर्व्स? हाँ बस यही पॉसिबल कर्व्स बनते हैं, ये दो आप लोगों ने कल बना के, ठीक है? समझ आ गई? ये आपके दो कर्व्स होमवर्क हैं कल। ठीक है, अब इस जो चैप्टर है ना उसकी कुछ थोड़ी सी बातें रह गई हैं। एक दफा मैं आप लोग को ये पूरा चैप्टर बुक से गो थ्रू करवा देती हूँ ताकि आप लोग देख लो कि हमने हर चीज कर ली है इस चैप्टर की। नीड पढ़ लिया आप लोगों ने? समझ आ गई है? वांट भी पढ़ लिया है, डिमांड भी पढ़ लिया है क्या होता है। उसके बाद आप लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड भी पढ़ लिया है क्या होता है, उसकी अजम्पशंस भी आपने पढ़ ली हैं, ये डिमांड का हमने टेबल भी कर लिया। किसी को कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? उसके बाद इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है, मार्केट डिमांड क्या होती है, डायरेक्ट डिमांड, डेराइव डिमांड, ये सारी हमने पढ़ ली है। ये मार्केट डिमांड की एग्जांपल लिखी हुई है। वाई डिमांड कर्व इज नेगेटिवली स्लोप, इनकम इफेक्ट की वजह से, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से, ये चीजें हमने पढ़ ली हैं सबने। उसके बाद एक्सेप्शंस हमने पढ़ ली हैं, बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, यूज एज अ कॉन्फर डिस्टिंक्शन, चेंज इन इनकम, इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर, अनसर्टेन कंडीशन, गिवन गुड्स। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई बात किसी बच्चे को समझ नहीं आई वो पूछ ले मुझसे। क्लियर है सबको? उसके बाद प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, डिटर्मिनेशन, फर्म डिसीजन मेकिंग, हेल्पफुल फॉर फाइनेंस मिनिस्टर, सारा पढ़ लिया। किसी को कोई बात समझ ना आई हो? मूवमेंट अलोंग दी डिमांड कर्व हमने पढ़ लिया, किस वजह से होती है? प्रोडक्ट की अपनी प्राइस में चेंज आने की वजह से। शिफ्ट इन डिमांड कर्व हमने पढ़ लिया, ठीक है? किन किन वजह से शिफ्टिंग आती है? चेंज इन इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, वेदर कंडीशन, चेंजेस इन पॉपुलेशन, चेंज इन एडवर्टीजमेंट, सब्स्टिट्यूशन गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की वजह से चेंजेस आता है। क्लियर है? उसके बाद सप्लाई हमने स्टार्ट किया। ये एक डिफरेंस है जो हमने नहीं पढ़ा, सप्लाई और स्टॉक में डिफरेंस उसने लिखा हुआ है। स्टॉक क्या होता है? इन्वेंट्री होती है हमारी। ये किसकी आवाज आई है? जो बकाया सामान बचा होता है वो हमारा स्टॉक होता है, किसने बोला? बिल्कुल ठीक बात की है, जो बकाया सामान बच जाता है एट द एंड वो हमारा स्टॉक होता है। देखो हमने बेचने के लिए चीज ना 1000 यूनिट खरीदा, आप कह रहे हो कि 1000 यूनिट हमारा स्टॉक है, इसमें से 500 बेच चुके हो, कि ये भी अब आपका स्टॉक रहा है, ये तो सप्लाई बन गई है आपकी। ये तो सेल सप्लाई एक ही बात होती है, ये आपकी सप्लाई बन गई है, बाकी जो रिमेनिंग 500 है वो आपका स्टॉक है। यहाँ ये बात लिखी हुई है, जैसे उसने एग्जांपल दी, वो कहते हैं सपोज अ फार्मर हैज प्रोड्यूस 1000 टन ऑफ राइस पुट इनटू अ वेयर हाउस वेटिंग फॉर गुड प्राइस। उसने अपने वेयर हाउस में 1000 टन रख दिया, अभी 1000 ये सारे का सारा उसका स्टॉक है। इनिशियली ही हैज ऑफर्ड 300 tons of rice as a price of 650 per ton in market while remaining is left in the store। 300 उसने दे दिया, that is supply, बाकी रिमेनिंग 700 कितना बचा, वो इसका स्टॉक है। इन इकोनॉमिक थ्योरी 300 टन विच हैव बीन ऑफर्ड फॉर सेल इज कंसीडर्ड एज सप्लाई। जो 300 उसने ऑफर कर दिया वो क्या है? सप्लाई है, और जो बाकी 700 बचा वो उसका क्या है? स्टॉक। क्लियर होगी बात? लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ लिया हमने, असम्पशंस उसकी पढ़ ली, ठीक है? मूवमेंट अलोंग दी सप्लाई कर्व समझ आ गई सबको, शिफ्ट इन सप्लाई समझ आ गई, ये बात हमने सारी पढ़ ली। उसके बाद रीजंस क्या है? रिसोर्सेज, कॉस्ट,
स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडीज, नंबर ऑफ सेलर्स, सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन और कॉम्प्लीमेंट्री इन प्रोडक्शन, ये सारी बातें हमने पढ़ ली हैं। शिफ्टिंग भी देख ली कैसे होती है इसकी वजह से। रिजर्वेशन प्राइस हमने पढ़ लिया। रिजर्वेशन प्राइस क्या होती है? वो मिनिमम प्राइस जिसपे बायर खरीदने पे राजी हो जाए और सेलर बेचने पे राजी हो जाए, उस प्राइस को हम क्या कहते हैं? रिजर्वेशन प्राइस कहते हैं। रिजर्वेशन प्राइस कब हाई होती है, कब लो होती है, ये इफेक्ट्स हमने पढ़ लिए। डिस्पोजेबल इनकम जिनकी हाई होती है, रिजर्वेशन प्राइस हाई होती है। सब्स्टिट्यूट्स जिसके बहुत ज्यादा अवेलेबल होते हैं, उसकी रिजर्वेशन प्राइस कम होती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब ज्यादा होती है तो रिजर्वेशन प्राइस भी ज्यादा होती है। ऑब्जेक्टिव्स मतलब अपने आप को मार्केट में मनवाने के लिए आप रिजर्वेशन प्राइस क्या रखते हो? कम रखते हो। नेचर ऑफ गुड्स, अगर पेरिशेबल नेचर्स की है तो रिजर्वेशन प्राइस लो होगी। क्यों? पेरिशेबल नेचर की कौन सी गुड्स होती हैं? जिनकी लाइफ बहुत थोड़ी होती है। ठीक है, उसके बाद हमने मार्केट पढ़ा। मार्केट कौन सी जगह होती है? एक वो जगह जहां पे बायर कम्स टू बाय एंड सेलर कम्स टू सेल। फिर हमने टाइप्स ऑफ मार्केट पढ़ी, लोकल मार्केट, रीजनल मार्केट, नेशनल, इंटरनेशनल, ऑनलाइन, वर्चुअल, फिजिकल गुड्स मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, ये सारी एग्जांपल्स पढ़ ली थी हमने। फिर मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ा। मार्केट इक्विलिब्रियम में हमने क्या बात की कि अगर अबव इक्विलिब्रियम की पोजीशन वो होती है जहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर होते हैं और हर बंदा कौन सी पॉइंट अचीव करने की कोशिश कर रहा होता है? इक्विलिब्रियम। अबव इक्विलिब्रियम शॉर्टेज की कंडीशन होती है और शॉर्टेज की कंडीशन को ओवरकम करने के लिए प्राइसेस को कम कर दिया जाता है। सॉरी, अबव इक्विलिब्रियम सरप्लस की कंडीशन होती है और सरप्लस की कंडीशन को ओवरकम करने के लिए प्राइसेस को कम कर दिया जाता है। और बिलो इक्विलिब्रियम कौन सी कंडीशन होती है? शॉर्टेज की कंडीशन होती है और शॉर्टेज की कंडीशन को ओवरकम करने के लिए प्राइसेस को बढ़ा दिया जाता है। तो अबव इक्विलिब्रियम प्राइस फ्लोरिंग होती है और बिलो इक्विलिब्रियम प्राइस सीलिंग होती है। अबव इक्विलिब्रियम प्राइस फ्लोरिंग जो की जाती है वो किस लिए की जाती है? मिनिमम प्राइस प्रोड्यूसर को प्रोटेक्ट करने के लिए। प्रोड्यूसर को प्रोटेक्ट किस तरह किया जाता है? इससे प्रोड्यूसर को इस तरह प्रोटेक्ट किया जाता है, देखो उस टाइम पे सप्लाई बहुत ज्यादा होती है और डिमांड बहुत थोड़ी होती है, तो जो प्रोड्यूसर है उसकी तो चीजें सेल ही नहीं हो रही, ऐसे है उसकी चीजें सेल हो रही है कोई? उसकी तो चीजें सेल ही नहीं हो रही। जब उसकी चीज ही सेल नहीं हो रही तो प्रोड्यूसर का नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। तो प्रोड्यूसर को प्रोटेक्ट करने के लिए प्राइसेस को कम कर दिया जाता है। जैसे ही प्राइसेस कम होंगी, एक तो डिमांड बढ़ेगी, प्रोड्यूसर की चीजें सेल होना स्टार्ट होंगी। दूसरा, प्राइस के कम होने से सब लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इस तरह प्रोड्यूसर प्रोटेक्ट होगा। बिलो इक्विलिब्रियम कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए प्राइसेस को बढ़ा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि सप्लाई है ही नहीं मार्केट में और डिमांड बहुत ज्यादा है, शॉर्टेज की कंडीशन है। तो जब कंज्यूमर चीज लेने जाता है उसको चीज ही नहीं मिलती, तो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए प्राइसेस बढ़ा दी जाती हैं ताकि कंज्यूमर डिमांड ही ना करे और दूसरी तरफ सप्लाई क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए मैक्सिमम प्राइस की जाती है। क्लियर होगी बात? उसके बाद शिफ्ट इन डिमांड पढ़ा हमने, राइज इन डिमांड पढ़ लिया, फॉल इन डिमांड पढ़ लिया। बाकी दो जो इधर नहीं बने हुए वो हमने बना लिए, जैसे ये देखो राइज इन सप्लाई, उसके बाद डिक्रीज इन सप्लाई, और दोनों को साइमल्टेनियस भी हमने मूव करवा के देख लिया। उसके बाद हमारे पास है मार्केट फॉर पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स कौन सी होती हैं? पेरिशेबल गुड्स वो होती हैं जिनका लाइफ टाइम बहुत थोड़ा होता है। सच गुड्स हैव शॉर्ट लाइफ एंड प्रोड्यूसर डज नॉट प्रोड्यूस इन बल्क टू स्टोर, और प्रोड्यूसर्स कभी इनको एक साथ इतना ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करते। हमने इसमें कौन सी एग्जांपल ली थी? डेयरी प्रोडक्ट्स की एग्जांपल ली थी, वेजिटेबल्स की एग्जांपल ली थी, जिनकी लाइफ सिर्फ 1 से 2 दिन या 3 से 4 दिन होती है, इससे ज्यादा उनकी लाइफ नहीं होती, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाती है। प्रोड्यूसर वांट टू गेट रिड ऑफ इमीडिएटली आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ सच गुड्स। वो कहता है कि जैसे ही प्रोड्यूसर उसको प्रोड्यूस करता है ना, तो वो कहता है कि फौरन ये सेल हो जाए, इनसे छुटकारा मिल जाए ताकि ये हमारे गल ना पड़े। तो जैसे अगर वो 3 से 4 दिन में कोई नहीं खरीदता तो वो कंज्यूमर का नुकसान है। उसके बाद सप्लाई ऑफ सच गुड मोस्टली रिमेन फिक्स ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ टाइम, और इनकी सप्लाई जो है वो फिक्स ही रहती है, वो कोई भी सप्लाई इसकी नहीं बढ़ाता। इसलिए इसका जो सप्लाई कर्व होता है ना, वो कुछ इस तरह का बनता है, ये इस तरह का, ये सप्लाई कर्व है इसका, कि ये बढ़ कम नहीं हो रहा होता, ये कांस्टेंट रहता है सप्लाई कर्व। इसलिए इसका सप्लाई कर्व जो होता है वो वर्टिकल होता है, पैरेलल टू वाई एक्सिस इसका सप्लाई होता है। और ये इसका डिमांड कर्व है। अब अगर डिमांड कर्व बढ़ेगा तो क्वांटिटी कोई इफेक्ट होगा? सिर्फ क्या होगा? प्राइस लेवल राइज कर जाएगा। और अगर डिमांड कम होगी तो प्राइस लेवल कम हो जाएगा। क्वांटिटी पे कोई फर्क इसके नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो कहता है इसकी सप्लाई जो है वो कांस्टेंट रहती है, इसकी सप्लाई चेंज नहीं होती। ठीक है, उसके बाद है ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स कौन सी होती हैं? जिनका लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा होता है। इसमें लग्जरी चीजें आ जाती हैं, महंगी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि
मोटरसाइकिल हो गई या फिर कार्स हो गई, वो चीजें कौन सी कहलाती हैं? ड्यूरेबल गुड्स कहलाती हैं। ड्यूरेबल गुड्स कौन सी होती हैं? जिनकी लॉन्ग लाइफ होती है और उनको हम स्टोर कर सकते हैं। ये कुछ एक्सपेंसिव होती हैं। In this case, the supply curve would be usually positively sloped. Supply curve can then finally vertical. अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मैंने कहा कार्स की और मोटरसाइकिल की बात की, क्या आप रोज कार खरीदते हो? आपने एक दफा खरीदी, उसके बाद कभी जाके आप 5-6 सालों के बाद चेंज करते हो, ऐसे ऐसे ही ना? या फौरन चेंज कर लेते हो? 5-6 सालों के बाद जाके चेंज करते हो। तो इनकी जो सप्लाई है ना, वो एक टाइम तक बढ़ती है, उसके बाद फिर कांस्टेंट हो जाती है, फिर बढ़ना बंद हो जाती है। इसका तो सप्लाई का कुछ इस तरह बनता है, देखो एक हद तक बढ़ेगा, उसके बाद कांस्टेंट और उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा, उसके बाद सप्लाई इसकी नहीं बढ़ेगी। तो जब एक हद तक इसकी डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेगी और क्वांटिटी भी बढ़ेगी। लेकिन इस पॉइंट के बाद से अगर डिमांड बढ़ती है तो सिर्फ प्राइस बढ़ेगी, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, इसकी सप्लाई मजीद नहीं बढ़ेगी। क्लियर होगी बात? मजीद इसकी सप्लाई नहीं बढ़ेगी, सिर्फ इसकी क्या हो जाएगी? प्राइसेस में राइज आता जाएगा। उसके बाद ई बिजनेस कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस ये हम कल देख लेंगे इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, और कल ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल ये और साथ हमने जो चैप्टर 1 का एंड वाली 2-3 बातें रहती हैं बिजनेस के, वो खत्म करना है। कल क्या दिन है? फ्राइडे है ना कल। ये पहले 2 चैप्टर खत्म हो जाएंगे। ट्यूसडे को आप लोग का इकोनॉमिक्स का टेस्ट होगा, ठीक है, और नेक्स्ट टेस्ट किस दिन होता है? थर्सडे को। थर्सडे को आप लोग का बिजनेस का चैप्टर 1 का टेस्ट होगा। ट्यूसडे को इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 का टेस्ट होगा और थर्सडे को बिजनेस के चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट होगा। क्लियर होगी बात? ये वाला लेक्चर और कल वाला जो लास्ट लेक्चर हुआ है, जो बच्चे एब्सेंट थे, जिन्होंने वो इक्विलिब्रियम और रिजर्वेशन प्राइस वाला लेक्चर नहीं सुना, वो मैं आज शेयर कर दूंगी, वो लाजमी आप लोगों ने सुनना। ठीक है, क्लियर होगी बात? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो